वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा। और जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, जो कि क्लास 11th के सब्जेक्ट फिजिक्स का एक चैप्टर है। और जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं, प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो हो, आई होप, कि वो है डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सेस। यहाँ मैंने पिछली बार क्लास में ये याद दिलाया था कि हमने एक बार रिलेशंस तो सारे पढ़ लिए थे जो यूज होने वाले हैं या जो यूज हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक बचा है, ये उन्हीं रिलेशंस को हम कैसे लाते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, कुछ कुछ उसके बारे में। तो ये टॉपिक जो हमारी ये जो बुक खुली हुई है, इसमें हम देख सकते हैं इस डायनामिक्स को समझने के लिए इन्होंने वर्क डन निकाला है और वर्क डन के लिए डायग्राम बनाया है। इससे ऊपर कुछ एक पहले कुछ कंडीशंस इन्होंने अप्लाई की है और कंडीशन को भी देख लेते हैं क्या है। We need to consider only those forces that lie in a plane perpendicular to axis। यहां पर जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है, हमें सिर्फ वो फोर्स इंक्लूड करने हैं जो कि एक्सेस के परपेंडिकुलर हैं। ऐसा क्यों कहा उसको भी देख लेते हैं। जब हम एक एक्सेस ऑफ रोटेशन लेते हैं, इस रोटेशन से कोई धागा बांध देते हैं या कोई रॉड बांध देते हैं और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, मूव कराने का मतलब यह है रोटेशन कराना, मींस ये ऐसे रोटेट करेगा। तो देखिए, जो भी फोर्स इस एक्सेस के पैरेलल है, मींस अगर इसको हमने ऊपर की तरफ ऐसे धक्का दिया तो क्या होगा, ये एक्सेस है, यहां पे धागा बंधा हुआ है या एक रॉड बंधी हुई है, इस बॉल को जो यहां पर है इसको ऊपर की तरफ इस एक्सेस के पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर नीचे नहीं चलेगी। तो यानी कि जितने फोर्स लगाने हैं वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगाने हैं, या तो ऐसे धक्का देंगे या ऐसे या खींचेंगे, तो वही फोर्स काम में लेते हैं जो परपेंडिकुलर हो। तो इसमें लिखा है कंसीडर ओनली दोज फोर्स दैट लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सेस। इस एक्सेस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसमें जो फोर्स होते हैं वही काम में लेते हैं। Force which are parallel to axis will give torque perpendicular to the axis and need not to be taken into account। तो जो इस पैरेलल फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगा है, तो उसमें तो हम मोशन ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो है इस पूरे डेरिवेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, we need to consider only those component of the position vector which are perpendicular to the axis। यानी इस एक्सेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, ये मान लिया मैं एक्सेस मान लेता हूं, इसको जेड मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इस वाले को। तो पोजीशन वेक्टर यानी कि यहां पर हम कहीं पॉइंट मान रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर होगा, देखिए एक्स वाई प्लेन में, सिर्फ यही वाला पोजीशन वेक्टर। जो ऊपर वाला पोजीशन वेक्टर होगा उसको अभी हम नहीं मान रहे, ये बोला अभी नहीं मान रहे, ऐसा नहीं कि होता नहीं है। The position vector which are perpendicular to axis, we need to consider only those component, यानी इस पोजीशन वेक्टर के सिर्फ वही कंपोनेंट हम ले रहे हैं। मान लो कि हम इस प्लेन से ऊपर कहीं पर कोई पार्टिकल मानते तो इसका ये वाला भी पोजीशन वेक्टर होता, कुछ ऐसे भी होता, लेकिन हम कौन से मान रहे हैं, सिर्फ इन दो एक्स वाई एक्सेस वाले प्लेन में जो है वही वाले। कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर अलोंग द एक्सेस will result in torque perpendicular to the axis and need not to be taken into account। तो थोड़ा सा हमने आसान कर लिया अपने एनालिसिस को, हमने वो वाले फोर्स और वो वाले पोजीशन वेक्टर्स नहीं माने हैं जो इस एक्स वाई प्लेन से अलग है, उनको हम बाद में देखेंगे। वर्क डन बाय ए टॉर्क, ये जो डायग्राम है इसमें वर्क डन कैसे निकाला है उसको समझते हैं। इस डायग्राम से पहले समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। हम इस डायग्राम को अलग बना के समझते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो कि ये डायग्राम है किस तरह से और फोर्स कैसे लगा रहे हैं। हाँ, तो डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे फिर से। देखिए, उस डायग्राम को समझने के लिए हमें तीनों एक्सेस को समझना जरूरी है। पहले हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, फिर उस डायग्राम पे चलते हैं। तो ये है हमारा एक एक्स वाई प्लेन, ये हमने मान लिया। वो इसलिए माना कि हम एक्स वाई प्लेन को भी हमेशा समझ पाए साथ साथ कि वो क्या है, ये एक्स और ये वाई, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो जेड। ये इस तरह से समझिए हमेशा, ये तो है जेड एक्सेस, ये एक्स, और ये अंदर की तरफ वाई, ये अंदर की तरफ है तो थोड़ा तिरछा करके दिखाया गया है।
इस एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल है P, इसका पोजीशन वेक्टर है, यहां पर हमने इसको R1 माना। अब ये जो मैं मान रहा हूं ना, ये उस डायग्राम के अकॉर्डिंग मान रहा हूं। इसका ये जो एंगल है वो है थीटा। इस पर हमने एक फोर्स लगाया, जो फोर्स है वो भी एक्स वाई प्लेन में ही है। तो यहां से फोर्स लगाना शुरू किया और फोर्स चला गया ऐसे। इस फोर्स का नाम रख दिया F1। हमें फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए होता है, तो हमने इस एंगल को थोड़ा सा आगे एक्स की तरफ एक्सटेंड किया और इस एंगल को मान लिया हमने अल्फा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हो गया, फोर्स हो गया, उनके बीच का एंगल हो गया। अब ये फोर्स जब इस पार्टिकल पर चलेगा, लगेगा, तो ये पार्टिकल ऐसा तो नहीं ना कि एक्स वाई प्लेन से बाहर आ जाएगा, बाहर नहीं आएगा, ये इसी प्लेन में चलेगा। तो प्लेन में कैसे घूमेगा, ये देखिए, इस प्लेन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके बड़ा कर दूं, तो देखिए पार्टिकल का मोशन भी साथ साथ बता रहा हूं। ये पार्टिकल यहां से इस तरह से चक्कर काटेगा, इस एक्स वाई प्लेन में पूरा सर्कल बनाते हुए वापस आ जाएगा। अब ये डायग्राम समझ में शायद आपको आने लगा हो। ये एक्स वाई प्लेन है, ये है हमारा जेड एक्सेस, पार्टिकल कहीं यहां पर है, ये डिस्टेंस आर है, फोर्स यहां से लगाया और इस तरह से ये पार्टिकल मेरी हथेली पर ही चक्कर काट रहा है और ये हथेली है एक्स वाई प्लेन। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इस सर्कल के परपेंडिकुलर, यानी इधर ऐसा, और एक होगा पैरेलल। जो ये वाला फोर्स है, असल में यही फोर्स है जो इसको घुमाने का काम करेगा, ये फोर्स घुमाने का काम नहीं करेगा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर और एक इधर, दोनों के बीच का एंगल 90। तो ये वाला जो एंगल बचा, इस एंगल का नाम हमने कर दिया है फाई। ठीक, अब ये पार्टिकल यहां से चलेगा, थोड़ा सा चलता है, मान लिया चला है, मैं इसको कलर अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। यहां से चल के आया यहां पर, अब ये ब्लैक कलर कर दिया मैंने, इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं ds। चला तो ये है तो इसी सर्कल का हिस्सा, इसको मैंने यहां पर मिला दिया और ये जो एंगल है ये d थीटा कर दिया, यानी ये ds, ये d थीटा। तो इस तरह से यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये छोटा सा एंगल आ गया। अब हमें पता लगाना है कि यहां पर वर्क डन कितना होगा। हम जानते हैं लीनियर मोशन में जो वर्क डन होता है वो होता है F डॉट ds, और जो रोटेशनल मोशन होगा तो फोर्स की जगह टॉर्क, ds की जगह थीटा, ये होना चाहिए। हमने अभी तक ये प्रूव नहीं किया है, हो सकता है इस वाले टॉपिक में ये चीज प्रूव भी हो जाए। उस डायग्राम पे पहुंचते हैं और वहां पर इस चीज को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। वहां जो डायग्राम है उसमें ये जेड एक्सेस नहीं है, हमें ये जो हथेली ऐसे थी ना, इसको ऐसे करके दिखाया हुआ है, यानी पूरा एक्स वाई प्लेन हमें दिखाई दे रहा। देखते हैं, अब इस डायग्राम पे देखिए, ये एक्स और ये वाई, जेड कहाँ हो गया, बाहर की तरफ, उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है इसलिए इन्होंने बनाया नहीं। यहां पर हमने देखा एक पार्टिकल P1 है जिस पर एक फोर्स लगाया, ये फोर्स इसी एक्स वाई प्लेन में है, वो फोर्स F1 है, ये R1 है, उसका एंगल थीटा है। जो डिस्प्लेसमेंट आया वो d थीटा, ds1 आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा आया, ये अल्फा 1 और ये φ1। क्या क्या चीज यहां से क्लियर है वो देखिए, ये जो φ1 और ये जो अल्फा 1 है, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री है। कारण क्योंकि ये फोर्स की ये और ये दोनों परपेंडिकुलर के बीच के एंगल हैं, तो 90 होने चाहिए। हमें निकालना है वर्क डन, क्योंकि हम वर्क डन निकाल रहे हैं, तो वर्क डन पर ही आते हैं सीधे। वर्क डन का जो फॉर्मूला हम जानते हैं वो है F डॉट ds, ये फॉर्मूला। यहां पर F और ds के बीच का जो एंगल होगा, वो एंगल अगर हमें पता है तो हम इसको लिखेंगे F ds cos, और वो एंगल देखते हैं कितना है। ये है ds की डायरेक्शन, ये ऊपर वाली, और ये F की डायरेक्शन, यानी कि ये एंगल हुआ φ1, तो हम इसको लग देते हैं φ1। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें ये रोटेशनल मोशन में पढ़ना है, तो इसलिए सारी चीजें यहां से गायब हो जानी चाहिए, सब कुछ रोटेशनल मोशन की फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए, ये हम जानते हैं आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, ये फॉर्मूला है जो हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इवन कि आपने देखा होगा जो सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r होता है, वो भी यही फॉर्मूला है। इधर सरकमफेरेंस,
ये 2 पाई और ये आर। तो आर्क है यहां पर डी एस, ये है हमारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स की वजह से आया। एंगल है डी थीटा और रेडियस है आर 1। तो मैं डी एस को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो एफ डी थीटा आर 1। ठीक है, अब देखते हैं फाई 1। ये जो फाई 1 है दिस इज 90 माइनस एल्फा 1, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस एल्फा 1। ये आपको जस्ट यहां से एनालिसिस करके बता रहा हूं, फिर देखेंगे कि इसको किताब में कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये जानते हैं हम, टॉर्क जो होता है वो होता है आर एफ साइन थीटा। ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला, ये हम पढ़ चुके हैं। कुछ कुछ वहां पर मैच करता हुआ शायद नजर आए। एफ आर 1 cos 90 माइनस एल्फा 1 को हम लिख सकते हैं साइन एल्फा 1, और डी थीटा को मैं यहां लिख देता हूं। ये मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया, सब स्केलर है तो कर सकते हैं। एफ आर साइन थीटा, दिस इज आर एफ साइन थीटा, मीन्स इसको टॉर्क लिख सकते हैं। यानी इस सिस्टम में इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क भी जनरेट होगा, तो उसको मैं लिख देता हूं। तो वर्क डन हो गया है टॉर्क इंटू डी थीटा। अब हम देखते हैं क्या आया। ये जो वर्क डन है वो है एफ डी एस, यानी वर्क डन इन लीनियर मोशन, एंड दिस इज टॉर्क इंटू डी थीटा, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। यहां तक हम पहुंच गए। पहले यहीं तक मैच कर लें, यहां पे क्या लिखा हुआ है और यहां कैसे लिखा हुआ है, फर्क क्या है। हमने यहां जस्ट एक पार्टिकल के लिए एनालिसिस किया। अगर बहुत सारे पार्टिकल होते, जैसा कि रोटेशनल मोशन में होता है, तो क्या होता है, हम इन सब का समेशन करते हैं। तो एक बार देखते हैं कि ऐसे ही कुछ इन्होंने किया होगा। यहां से इन्होंने जो चीज हमने बोल रखी है वो सब बताने शुरू की कि एक फोर्स F1 लगा हुआ है, वो P1 पार्टिकल पे लगा हुआ है। ये पूरा सिस्टम XY प्लेन में है, जहां पर ये R1 जो है वो पोजीशन वेक्टर है, और ये जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds, उसको r इंटू डी थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहां से इन्होंने लीनियर वर्क डन निकाला f डॉट ds, इसको cos फाई की फॉर्म में रखा, ds को r इंटू डी थीटा किया, फिर बताया अल्फा और थीटा 90 है, तो इसलिए जो cos फाई को साइन अल्फा लिख दिया है। इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया इस चीज को। एक्सप्लेन करने के बाद इसको टॉर्क बताया आर एफ साइन अल्फा को, और dw1 इक्वल टू टॉ 1 इंटू डी थीटा, क्योंकि ये एक पार्टिकल के लिए बात है तो ये इस तरह से लिखा। फिर बताया होगा समेशन, तो देखिए आगे अब चलते हैं। फिर इन्होंने बताया कि अगर ये बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल होते तो सबका वर्क डन ऐड हो जाता, तो ये ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इन्होंने इसको समेशन की फॉर्म में लिख के और एक रिजल्ट लगा दिया, दिस इज वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। यहां पर ये देखिए हाईलाइट जो किया हुआ है, दिस एक्सप्रेशन गिव्स द वर्क डन बाय अ टोटल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क। हमने देखा इंटरनल टॉर्क तो जीरो हो जाते थे, विच एक्ट ऑन द बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सेस, और इसको कंपैरिजन किया ट्रांसलेशन मोशन के वर्क डन से। एक चीज तक यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे क्या है उसको भी देख लेते हैं। यहां क्या किया है, ये जो वर्क डन निकाला, इस वर्क डन का रेट निकाला, रेट ऑफ वर्क डन, दिस इज पावर। ये हम जानते हैं लीनियर मोशन में पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। फिर ये जो वर्क डन है इसका फॉर्मूला टॉर्क इंटू डी थीटा होता है, तो वो लिख दिया। डी थीटा अपॉन डी टी को हम ओमेगा लिखते हैं क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो पावर का फॉर्मूला आ गया टॉर्क इंटू ओमेगा। अगर यही लीनियर मोशन में देखते तो पावर का फॉर्मूला होता फोर्स इंटू वेलोसिटी। देखिए फोर्स की जगह टॉर्क, v की जगह एंगुलर वेलोसिटी। ये हमने जो टेबल समझी थी ना, उसमें हमने इसी तरह से ये कंपेयर करके ही निकाल लिए थे, जो अब हम यहाँ पे डेरिवेशन की तरह से देख रहे हैं। आगे क्या लिखा है वो भी देखते हैं। आगे यहाँ पे ये बताया है, ये जो वर्क डन आया, ये वर्क डन असल में है क्या। इस वर्क डन को जब हम प्रोसेस करते हैं तो यही जो है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बताया, ये जो हमने डी डब्ल्यू अपॉन डी टी निकाला था,
dw/dt। ये हमने कहा ये पावर है। ये हम जानते हैं कि जो वर्क डन है यही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, d/dt ऑफ वर्क डन को क्या लिख दें, काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से जो नया रिलेशन आएगा तो ये दोनों सेम होने चाहिए। असल में ये यही कह रहे हैं। इन्होंने यहां पर काइनेटिक एनर्जी की रेट निकाली, देखिए ये चीज इससे मैच कर रही है। काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ये हम जानते हैं। रोटेशनल मोशन में जब इसका इक्विवेलेंट लिखेंगे तो 1/2 m की जगह i, v की जगह ओमेगा और ये i ओमेगा², तो ये लिखा। ये इसका डिफरेंशिएशन है, इसको भी देख लीजिए। i कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। ओमेगा² का डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा होता है, नीचे वाला जो 2 है वो ये रहा और बचा d/dt, क्योंकि ओमेगा डायरेक्ट टाइम नहीं है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा। इसको रिप्रेजेंट करें तो देखिए क्या है, 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा i, ये होगा ओमेगा, d/dt। व्हाट इज दिस? दिस इज अल्फा। तो देखिए ये जो रेट ऑफ वर्क डन यहां से निकाला वो आया ये, यहां से भी हमने कुछ निकाला था dw/dt, ये था पावर। पावर था फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो होता है लीनियर केस में। यहां पे आया था टॉर्क इनटू ओमेगा, मींस ये वाला रिलेशन और ये रिलेशन कैसा होना चाहिए, सेम। अगर इनको सेम करेंगे तो देखिए क्या आना चाहिए, इधर से लिखा हमने टॉर्क इनटू ओमेगा और यहां से लिया आई ओमेगा अल्फा। ओमेगा दोनों तरफ से कैंसिल, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। एक रिलेशन ये आ गया। ये कौन सा है देखिए, टॉर्क का इक्विवेलेंट होता है फोर्स, आई का इक्विवेलेंट होता है मास, अल्फा का इक्विवेलेंट होता है ए, तो F इक्वल टू ए में, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ का जो रिलेशन है ना वही रिलेशन यहां पर आ गया रोटेशनल मोशन के अंदर। तो ये चीज इन्होंने यहां पर बताई है। देखिए ये डिफरेंशिएशन आई ओमेगा अल्फा आ गया, ये वाला, इसको कंपेयर किया तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा ला दिया। दिस इज सिमिलर टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो यहां पर ये F इक्वल टू एम से कंपेयर किया। तो इस वाले टॉपिक में क्या बताया, इस टॉपिक में डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन जो टॉपिक आया, तो जो लॉज ऑफ मोशन वाला जो हमारा चैप्टर था ना उसमें सेकंड लॉ बताया है, मोमेंटम बताने की कोशिश करी है, फोर्स है, वर्क डन है, पावर है, उन चीजों को यहाँ पर कंपैरिजन करके निकाला गया है। तो ये काम यहाँ किया है। एग्जाम्पल 6.2 कुछ इस तरह से है, अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास। देखिए ये जो वर्ड है ना नेग्लिजिबल मास, ये ज्यादातर जगह लिखा हुआ मिलेगा। इसका कारण यह है, अगर हम रस्सी का मास भी शामिल कर लेंगे ना तो हमारे सिस्टम का मास बदल जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन को आसान करने के लिए कहते हैं कि रस्सी वाला जो मास है उसको छोड़ दो, है ही नहीं इसमें, नेग्लिजिबल मास इज बाउंड राउंड द रिम ऑफ ए फ्लाईव्हील। जैसे साइकिल का पहिया होता है उसके ऊपर टायर हटा दिया जाए तो एक गैप सा बन जाता है, उसके ऊपर एक रस्सी लपेट दी है। ऑफ मास 20 किलोग्राम, ये रिम का मास दिया हुआ है, रेडियस उसकी 20 सेंटीमीटर है। A steady pull of 25 न्यूटन is applied on the cord as shown in figure। चलिए फिगर बना हुआ है, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। Flywheel is mounted on a horizontal axle with frictionless bearing। कुल मिला के ये है पहिया घूम सकता है। ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, पहिया यहाँ पर है, उसके सामने रस्सी लपेट दी और ये घूम सकता है। तीन चीजें हैं जिसको पता करने के लिए बात कर रहे हैं। पहला, कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। तो देखिए थोड़ा सा एनालिसिस यहीं पे करके देखते हैं, फिर देखेंगे कि ये किस तरह से किया हुआ है। यहां पर हमें क्या क्या मालूम है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें मालूम है ऑब्जेक्ट का मास जो कि रिम घूम रहा है, फिर हमें पता है उसकी रेडियस, दूसरी चीज हमें ये पता है। तीसरी बात हमें पता है जो फोर्स हमने लगाया उसके ऊपर हमें ये पता है। पहले पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन हम कहां से निकालते हैं, या तो हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए ओमेगा पता हो, जो तो कहीं लग नहीं रहा पता है, टाइम की भी कहीं बात नहीं की गई है,
दूसरा रिलेशन आता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। इस रिलेशन को भी यूज करके हम अल्फा निकाल सकते हैं। तो जनरली ये दो ही चीजें हैं जिससे हम निकालते हैं। तीसरा वो है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, वो तीन इक्वेशन। क्योंकि टाइम यहाँ नहीं है इसलिए दोनों फॉर्मूले तो आपके काम में आने से रहे, यानी ये सिचुएशन यहाँ लागू नहीं होती। इसको देखते हैं। टॉर्क जो है उसको हम निकाल सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो अगर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो तो टॉर्क निकल जाएगा। तो फोर्स पता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस बन जाएगी, तो ये काम यहाँ पे शायद बन सकता है। अब बात करते हैं आई की। आई ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या चीज है ये? रिम। रिम का मतलब है ये रिंग है। रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर नहीं याद है तो टेबल में से देख सकते हैं, तो वो होगा एम आर स्क्वायर। तो एम यहाँ पर उसका मास है और आर इसकी रेडियस, ये भी पता है। और ये है फिर अल्फा, यानी इस इक्वेशन में अल्फा को छोड़कर हमें सब कुछ पता है। तो सिर्फ यूनिट सिस्टम चेक करना पड़ेगा, एसआई सिस्टम है या नहीं, और उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। तो ये तो पहला पार्ट इस तरह से होगा, चेक करेंगे अभी सॉल्यूशन में भी। दूसरा, फाइंड द वर्क डन बाय पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवाउंड। अब ये जो है इस तरह से एक रिंग है, यहां से फोर्स लगा हुआ है, फोर्स इसको खींच रहा है और ये खुलती जा रही है। 2 मीटर इसको खींच लिया तो हमें वर्क डन निकालना है। अब हमारा दिमाग कैसे काम करता है? लीनियर मोशन की तरह। तो वहीं से सोचते हैं, लीनियर मोशन में जो वर्क डन निकालते हैं वो होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स है हमारा ये, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। चेक करेंगे कि डायरेक्ट निकाला है कि नहीं या कुछ और टिकड़म लगानी है कि नहीं। तो फिलहाल हमारा दिमाग कहता है सबसे आसान वाला पार्ट है, तो और वो भी हमें इसका ही वर्क डन निकालना है, उसके बारे में तो बात ही नहीं करी ना। अब किसी को नहीं बताएंगे कि ये धागा कहां से आ रहा है तो उसे तो कुछ नहीं पता चलेगा, वो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही लगाएगा। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट, फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट, अज्यूम दैट द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब ये क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा हो गया, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा, तो रेस्ट से स्टार्ट होता है और अब हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी पता लगानी है। तो काइनेटिक एनर्जी पता लगाने के लिए फॉर्मूला अब किसकी लगानी है पता? व्हील यानी कि रोटेशन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमें याद है, अब तक हमने पढ़ा है, वो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये तो देखिए हमने पहले भी निकाला है तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ओमेगा पता लग सकता है क्या? देखते हैं। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, ये ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम ये रिलेशन देखें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी यूज नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो s नहीं पता है। और अगर ये रोटेशनल में यूज करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा इंटू थीटा। क्या ये पता लगा सकते हैं? इसको देखते हैं। इनिशियल 0, फाइनल हमें पता नहीं है। अल्फा, अल्फा यहां से पता है, पहले वाले पार्ट में निकाल चुके। थीटा, थीटा कैसे पता चलेगा? थीटा का मतलब है कितने रोटेशन हो चुके ये पता लगाना है। तो देखिए 2 मीटर की जो रस्सी है वो खिंच चुकी है और इसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2 पाई आर। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने बार ये चक्कर काट चुका है। कैसे? 2 मीटर अपॉन 2 पाई आर, इससे हम पता लगा सकते हैं कितने रोटेशन हो चुके हैं। एक रोटेशन का एंगल कितना होगा? 2 पाई, यानी इसको हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ये कैंसिल हो गया। 2 अपॉन आर से हमें पता लग जाएगा कितना एंगल ये घूम चुका है। अगर एंगल भी पता है तब पता लगेगा हमें ओमेगा, और ओमेगा पता लगने के बाद पता लगेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए हमने जैसे पढ़ा, जैसे समझा है, जस्ट उसी तरह से समझेंगे तो ये सारी चीज निकल सकती है। एक डी पार्ट और है, कंपेयर आंसर टू पार्ट बी एंड सी। इस पार्ट को कंपेयर करो।
कंपेयर क्या करना है, ये तो यही पता लग रहा है। देखिए ये वर्क डन किसने किया है, रस्सी खींचने वाले ने। उसी का वर्क डन कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी यहां जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी और यहां जो वर्क डन निकलेगा वो कैसे आने चाहिए, सेम। यानी कि हमें असल में जो डी वाला पार्ट है ना, इसका एक्सप्लेनेशन इस बात को भी प्रूव करेगा कि बी और सी हमारे सही हैं या नहीं। सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इस डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम में आर रेडियस है 20, एम मास है 20 किलोग्राम और 25 सेंटीमीटर को 25 न्यूटन फोर्स से इसको हम नीचे की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, इसमें तो बताने का कुछ ज्यादा है नहीं। यहां से टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से टॉर्क इक्वल टू एफ आर से हमने निकाल लिया है फोर्स। ये भी क्लियर है। फोर्स इंटू, देखिए क्या फॉर्मूला लगाया है, ये है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है 25, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटीमीटर में थी ना, मीटर में कन्वर्ट कर ली, तो ये निकल गया टॉर्क। पहला काम हमने टॉर्क निकालने के लिए ऐसे ही बताया था। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल दिया है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने कहा था आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए टेंशन मत करो, देख लो। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2। m की वैल्यू रखी, r की वैल्यू रखी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। टॉर्क का जो ये वाला फॉर्मूला है आई अल्फा, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क को रखा। टॉर्क यहां से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से, पहला पार्ट हो गया अल्फा निकलने वाला, वो काम यहां पर हो गया। देखिए ये निकल गया है अल्फा 12.5, पहला पार्ट पूरा। दूसरा पार्ट, उसको एक फोर्स से हमने खींचा, 2 मीटर ये रस्सी खिंच गई, तो वर्क डन कितना होगा। तो देखिए वर्क डन बाय द पुल अनवाइंडिंग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली कर दिया। यहां पर भी ये फोर्स है और ये है डिस्प्लेसमेंट और ये 50 जूल वर्क डन आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमने सोचा था। तीसरा पार्ट था उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी हमें। तो देखिए कैसे किया है। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई हम निकाल चुके हैं, ओमेगा निकालने के लिए बिल्कुल सही, देखिए उसी फॉर्मूले को यूज किया है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। रेस्ट से स्टार्ट है इसलिए ओमेगा नॉट 0 और इसकी वैल्यू निकाल ली यहां से। हाँ, थीटा कैसे निकाला, 2/r, यही बोला था हमने। तो 2 मीटर, तो वो लेंथ है और रेडियस से डिवाइड कर रहे थे यानी r, तो इससे 10 रेडियन आ गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और यहां से ओमेगा निकल गया। ओमेगा निकलने के बाद यहां पे रखा और हमारा यहां से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, 50 जूल, और पहले कितनी आई थी, 50 जूल। यानी कि डी वाला पार्ट भी वेरीफाई हो गया। तो ये डी वाला पार्ट है, ये वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी को इक्वलाइज कर दिया। तो ये था हमारा एक न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एल, इन केस ऑफ रोटेशनल अबाउट ए फिक्स्ड एक्सेस। अभी तक हमने जितने केस पढ़े हैं ना, उसमें एक्सेस को फिक्स ही रखा है, हमने कहीं पे एक्स को टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया। आपको याद होगा, आप एटॉमिक मॉडल पढ़ते हो केमिस्ट्री में, जो आता है 12th में, फिजिक्स में भी आता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, तो उसके लिए आप पढ़ते हो LZ, LX, LY, कई सारे के। क्योंकि उसमें हम एक जगह पर तो ऐसा फिक्स मान लेते हैं, लेकिन वो एक्सेस भी अलग अलग केस में रोटेट करता है, इसलिए वहां पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज भी बहुत सारी आती। तो अभी फिलहाल हमारा जो केस है फिक्स्ड एक्सेस के रेस्पेक्ट में है। तो देखते हैं क्या है इसमें। देखो मैं हाईलाइट करके लाता हूं जिससे हमारा टाइम बचे। We now wish to study the angular momentum in the special case of rotation about a fixed axis। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं r क्रॉस p होता है। First we consider the angular momentum of a typical particle of the rotating rigid body. We then sum up the contributions of individual particle to get L of the whole body। तो ये जो L है जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये है पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। अब ये पहले बात कर रहे हैं सिर्फ एक पार्टिकल के लिए, तो दो वर्ड का फर्क समझिए। जब L आएगा तो ये पूरी बॉडी के लिए है, जब ये स्मॉल l की बात कर रहे हैं तो ये एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। इसका जब सम करेंगे तो L आएगा। तो एक पार्टिकल से इन्होंने शुरू कर दिया, दैट इज r क्रॉस p, और फिगर ले लिया 6.17b। तो हम क्या करते हैं, इस फिगर पे पहुंचते हैं
और इस एनालिसिस को करने की कोशिश करते हैं फिगर में देख के। फिर हम यहाँ पर आते हैं कि इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्होंने जो लिख रखा है ना, इनका लिखा हुआ बहुत सारा होता है। मैथमेटिक्स थोड़ी कम लेते हैं और पैराग्राफ ज्यादा होता है, तो कई बार समझ में नहीं आता। तो डायग्राम पे चलते हैं। तो ये है वो डायग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेते हैं। पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। इस डायग्राम में ये है जेड एक्सेस, ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये एक्स वाई प्लेन में हो गया ऑटोमेटिक, जैसे हाथ रखा हुआ है और ये जेड एक्सेस रखा हुआ है। ये जो पी पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, ओ से लेकर सी, देखिए इसकी डायरेक्शन ये बनी हुई है यहाँ पर। ओ से लेकर सी से लेकर पी तक की डायरेक्शन ये बनी हुई है, इसको R1 यानी आर परपेंडिकुलर नाम दिया हुआ है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इसी एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की, मींस R क्रॉस P, हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां से हमने शुरू किया हुआ है। P जो है ये लीनियर मोमेंटम है, इसको मास इनटू वेलोसिटी लिख देते हैं जिससे कि वो बार बार ये पॉइंट P और ये वाला P ये मिसमैच ना करें। तो इसको हम लिख देते हैं R क्रॉस mv। अब ठीक है, v इसकी वेलोसिटी होगी। अब देखते हैं जो पोजीशन वेक्टर r है वो क्या है। ये है पोजीशन वेक्टर r, रेफरेंस पॉइंट है o। तो o को लिखने के हमारे दो तरीके हैं। अब यहां पर खास बात क्या है वो देखिए, ये है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये है हमारा जेड एक्सेस। जो पॉइंट P माना है वो पॉइंट तो है यहां पर इस प्लेन में, लेकिन ये जो O माना है वो कहीं नीचे है और यहां से पोजीशन वेक्टर R निकला हुआ है। यानी ये जो R है असल में ये R एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये इस तरह से निकला हुआ कुछ अलग R है। मींस हम कर रहे हैं फिक्स्ड एक्सेस के रेस्पेक्ट में, और ये R है एक्स वाई जेड एक्सेस का ये डायग्राम। तो इस R को हम दो पार्ट कर लेते हैं इसके। एक पार्ट तो इस R का हो गया, मैं थोड़ा सा यहां से लिखना शुरू करता हूं। R इज इक्वल टू दिस वेक्टर R इज इक्वल टू OC यानी ये वाला पार्ट, CP यानी कि वो वाला पार्ट। इसके दो पार्ट कर लेते हैं, तो यहां पे कर लेते हैं OC प्लस CP क्रॉस MV। ये क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए इसको हम किसी की डायरेक्शन या इसकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। इनको मैं पहले अलग अलग कर लेता हूं। तो ये हो गया OC क्रॉस MV, ये अलग कर दिया, प्लस CP क्रॉस MV अलग कर दिया। तो ये इनके वेक्टर फॉर्म हो गई। अब ये तो हमें पता है कि ये भी एक एंगुलर मोमेंटम है और ये भी एक एंगुलर मोमेंटम है। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे L प्लस L, फिलहाल मैं दोनों को L लिख देता हूं। चेंज क्या करूं, डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं चेंज क्या क्या होगा। OC की डायरेक्शन है ये यानी जेड एक्सेस। V की डायरेक्शन है एक्स वाई प्लेन में, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी R क्रॉस P के हिसाब से देखा जाए तो ये R है, यानी कि OC तो है इस तरह से और मोमेंटम है कहीं यहां पर, यानी इसकी डायरेक्शन कैसे भी हो, अगर इसको P को यहां माने या यहां माने या कहीं भी माने, जब ये इस तरह से रोटेट करेगा तो ये एक्स वाई प्लेन में ही इसकी डायरेक्शन आएगी। तो इसकी डायरेक्शन कहीं भी जो होगी ना तो वो एक्स वाई प्लेन में ही होगी। तो इसलिए मैं इसकी डायरेक्शन को ना x लिख सकता हूं ना y लिख सकता हूं, ये एक्स वाई प्लेन में कहीं होगी। इसको देखते हैं CP क्रॉस MV को। CP ये तो खुद इस प्लेन में रखा हुआ एक वेक्टर है, V वो भी इस प्लेन का वेक्टर है, यानी कि दोनों XY प्लेन में है। तो यानी R भी XY प्लेन में है और V भी XY प्लेन में है। थोड़ा सा और समझाता हूं इसको। मान लिया हमारे पास ये प्लेन है, इस प्लेन में ये R है और ये V है, इस तरह से कहीं बने हुए होते। अब R क्रॉस V करता, यानी R क्रॉस MV करना है ना हमें, तो जब इसको इसकी तरफ रोटेट करूंगा तो हमेशा प्लेन के या तो बाहर आएगा या अंदर आएगा, मींस इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, जेड एक्सेस। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो हमेशा LZ होगा। तो हमने क्या सीखा इस डायग्राम से, थोड़ा सा वो बताता हूं। हमने एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाला और हमने पूरे एनालिसिस में, 3 डायमेंशनल डायग्राम के एनालिसिस में हमने ये देखा कि एंगुलर मोमेंटम एक डायरेक्शन में नहीं है, ना तो LZ में है ना XY प्लेन में, और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा ना ऐड करने के बाद वो किसी और डायरेक्शन XYZ में कहीं अलग डायरेक्शन में आएगा,
ना जेड में होगा, ना एक्स में होगा, ना वाई में होगा। मीन्स कंपोनेंट हर डायरेक्शन में उसके होंगे। ये हमने यहां से सीखा। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर। बुक में आने से फायदा ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे वही है, तो किस तरह से है ये भी पता चले। तो हमने शुरुआत की थी इस आर क्रॉस पी से, और हम देख चुके हैं कि जो आर था वो था ओसी प्लस सीपी। तो देखिए ओसी और सीपी दोनों अलग अलग कर दिए। फिर हमने ये उस डायग्राम में समझ लिया था कि जो सीपी वाला केस है ये एंगुलर मोमेंटम जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ओसी वाला केस है ये एक ऐसा एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है जो एक्स वाई प्लेन में कहीं है। तो यहां पर भी जो ये चीज समझाई गई है यहां पर वो यही बताई गई है। सीपी वाला केस है ये के डायरेक्शन के यानी कि जेड एक्सेस के एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा वाला है वो परपेंडिकुलर। तो इस तरह से एल के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो एल जेड ये सीपी वाला केस, और ये ओसी क्रॉस एम वी एज इट इज लिखा हुआ है। यहां पर जो बताया गया वो ये है, इससे हमें क्या पता चलता है, एंगुलर मोमेंटम में जेड एक्सेस की भी डायरेक्शन है और एक्स वाई प्लेन भी है। मींस अगर एंगुलर मोमेंटम को हम आई ओमेगा लिखें, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जेड एक्सेस के अलोंग है तो ओमेगा भी जेड एक्सेस के अलोंग होगा? ऐसा नहीं लिख सकते। देखिए यहां पर ये कहीं और है, इनकी डायरेक्शन कहीं और हो सकती है। तो यहां पर जो बताया है वो ये है, लीनियर मोमेंटम में मास और वेलोसिटी जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम सेम डायरेक्शन के ही होते हैं। लेकिन एंगुलर मोमेंटम वाले केस में जब हम ये लिखते हैं तब हम इसको ऐसे नहीं लिखते, तब हम ये कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन के भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। तो यही चीज यहां पर बताई है, LZ is parallel to fixed axis but L is not. In general, for a particle, the angular momentum L is along the axis of rotation. In general, for a particle, L and omega are not necessarily parallel. Compare this with the corresponding fact in translation where P and V are always parallel to each other. तो यहां पर पैरेलल हो सकते हैं पर जरूरी नहीं है। आगे जो बताया वो ये है, अभी ये एक पार्टिकल के लिए है, समेशन करके इसको हमने पूरी रिजिड बॉडी के लिए बना लिया है। उसके बाद ये परपेंडिकुलर वाला एक्सप्रेशन है, इसको भी पूरी रिजिड बॉडी के लिए समेशन करके हमने लिखा हुआ है। ये LZ का एक्सप्रेशन है, LZ को हम आई ओमेगा की फॉर्म में लिख सकते हैं, सो इन्होंने ये भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर बताया है कि ये जो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये सब पुरानी चीजें हैं, जस्ट एक बार रिकॉल करा रहा हूं। तो जो हमारा L आया है उस L के दो पार्ट है, एक है LZ और एक है L परपेंडिकुलर। यहां क्या बताया है वो बताता हूं। यहां बताया है कि हम जितने भी रिजिड बॉडीज लेते हैं वो ज्यादातर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसका जो ज्योमेट्रिक एक्सेस होता है इसको हम एक्सेस ऑफ रोटेशन लेते हैं। तो वो सिमेट्रिक होने की वजह से जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में होता है। अगर हम इस परपेंडिकुलर वाले एंगुलर मोमेंटम को देखें जिसमें हमने ये ओसी लिया हुआ है, ओसी का एनालिसिस करेंगे तो एक जो क्वांटिटी है वो राइट हैंड साइड में है, दूसरा मास लेफ्ट में भी होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हम अक्सर लेते हैं। हम अभी यहां अपनी बात कर रहे हैं जहां अक्सर लेते हैं। तो ऐसे केस में ऐसे सारे केसेस कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यही यहां पर लिखा है कि हमारे इस केस में जो L परपेंडिकुलर है ये 0 हो जाएगा। तो जो हम L निकाल रहे हैं वो सिर्फ एक केस का ही बचेगा। ठीक है, आगे क्या किया है, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करके आगे क्वांटिटी आई ओमेगा, L इक्वल टू आई ओमेगा। यहां से आई को निकाला बाहर, ओमेगा का डिफरेंशिएशन किया तो ये बच गया। डी ओमेगा अपॉन डी टी अल्फा होता है, दिस इज आई अल्फा। इससे हम क्या निकालने वाले हैं, डी एल अपॉन डी टी, दिस इज टॉर्क। तो यहां हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा ये हम निकालते हैं। तो जो हम पहले निकाल चुके हैं वही ये दोबारा निकाल के बता रहे हैं। डी एल अपॉन डी टी को टॉर्क लिखा। यहां पर इन्होंने बताया कि ये कंपोनेंट थे, इन दोनों को अलग अलग किया, इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका 0 हो गया क्योंकि हमारा केस सिमेट्रिक केस था। और फाइनली डी आई ओमेगा के उन्होंने
डी आई ओमेगा अपॉन डी टी को टॉर्क लिखा और ये रिलेशन प्रूव कर दिया, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। और ऐसा नहीं कि ये यूं ही लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं साफ साफ कि हमने ये पहले भी किया है। वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दिस इक्वेशन यूजिंग वर्क काइनेटिक एनर्जी रूट, जैसे पहले वाला टॉपिक था ना, डायनामिक्स ऑफ रोटेशन मोशन, वहां पर हम ये निकाल चुके हैं, तब वर्क और काइनेटिक एनर्जी से ये निकाला था। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसा कि हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में पढ़ा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, सेम ऐसा ही है। इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ठीक है, कहां यूज करेंगे वो भी बताता हूं। पहले फॉर्मूला बताता हूं, आमतौर पर हम लोग फॉर्मूला से ज्यादा जल्दी समझते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब है जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वही फाइनल भी होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा 1 फाइनल होगा 2 कैसे यूज करते हैं वो देखता हूं। उसके लिए देखते हैं एक डांस। ये देखिए, इसमें एक लड़की है, ये आइस स्केटिंग करते हैं तब का ये डांस है। शुरू में जो डांस शुरू होता है ना, तो हाथ ऐसे फैले हुए हैं और उस समय इसकी रोटेशन की स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन जैसे ही इसने हाथ ऐसे किए पास की तरफ तो स्पीड बढ़ गई। अब देखते हैं कि इसमें हमारी फिजिक्स क्या कर रही है, उसको समझते हैं। ये है वो लड़की फिजिक्स में आने के बाद देखिए कैसी हो गई। अब इसके दो केस हैं, एक केस है इनिशियल, एक केस है फाइनल। इनिशियल केस में एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 मान लेते हैं, फाइनल में I2 ओमेगा 2। इक्वल क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि इस लड़की ने जब रोटेशन स्टार्ट किया और बंद किया, बाहर से कोई फोर्स या टॉर्क काम नहीं कर रहा है, सब कुछ ये खुद कर रही है, यानी सब कुछ इंटरनल फोर्स या इंटरनल टॉर्क से हो रहा है। तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग जाएगा। तो जो मोमेंटम इनिशियली था वही फाइनली भी होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज देखते हैं क्यों आया। ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन। जब इस तरह से ये था, इस तरह से लड़की थी, तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन है दूर दूर, और जब इसने हाथ को ऐसे कर दिया तो मास डिस्ट्रीब्यूशन है पास पास। तो अगर ये डिस्टेंस पहले वाली डिस्टेंस से कंपेयर करें तो ये डिस्टेंस पास है, और जब डिस्टेंस कम हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। और स्क्वायर है तो फिर समझ लो स्क्वायर का ही फर्क पड़ेगा। तो नतीजा क्या होगा? इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 100, फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 25, मान लिया 4 गुना कम हो गया। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी में क्या फर्क होगा। पहले एंगुलर वेलोसिटी अगर 20 थी तो अब ये 4 गुना बढ़कर कितनी हो जाएगी? 80। मींस दिस इज 2000, दिस इज ऑल्सो 2000। यहां पर हम देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज है वो क्यों हुआ? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहां काम कर रहा है। तो ये कारण था कि क्यों वो ऐसा होता है कि जस्ट हाथ ऐसे किए और स्पीड बढ़ गई। तुमने देखा होगा जो डाइवर होते हैं पानी में जो जंप लगाते हैं, या इस तरह से सर्कस में झूला झूलते समय वो छोड़ देते हैं हाथ और फिर फटाफट रोटेट करके नीचे गिरते हैं। तो ये काम फटाफट क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी बॉडी को एक्सेस ऑफ रोटेशन के पास कर लेते हैं सिकुड़ के ऐसे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। अब अगला टॉपिक देखते ही थोड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि इस पेज से पता चल रहा है कि चैप्टर खत्म हो गया। तो बचे हैं न्यूमेरिकल, उसको फिर देखेंगे, अभी शायद काफी लंबा हो गया है वीडियो। तो यहां पर इस समय रोटेशनल मोशन नाम का चैप्टर की थ्योरी हो गई पूरी, इसलिए फिलहाल लेते हैं यहां पर विदा। बाय बाय।